हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं सितंबर शिल्पी डाल के सर्च करके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने सितंबर शिल्पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन है उसे दबा लें जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है। मेरी टीजीटी, पीजीटी, नेट की, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की ऑफलाइन कोचिंग क्लास भी चलती है। जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरा एडमिशन का प्रोसेस जान सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज पढ़ेंगे हम लोग पोषक तत्वों की मात्रा स्तनपान अवस्था में। तो फीडिंग की अवस्था में क्या पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए, ये आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा। देखिए क्या होता है कि फीडिंग के समय में दूध स्त्राव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता विशेष रूप से क्या होती है, बढ़ जाती है। माता को अनाज, दाल, दूध, घी, फल आदि से प्राप्त हो सकती है। ठीक है। और ये ऊर्जा किससे प्राप्त हो सकती है? अनाज से, दाल से, दूध से, घी से, फल से प्राप्त हो सकती है। ठीक है। तो क्या होता है, जब फीडिंग का टाइम होता है तो ज़रूरी हो जाता है कि माँ का दूध अच्छा बने और ज़्यादा बने, उसके लिए। ठीक है। और फीडिंग कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विशेष रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए माता को ऐसा खाना देना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिले और उसके फीडिंग अच्छे से करा पाए, उसका दूध स्त्राव अच्छे से हो। ठीक है। तो पहले 6 महीनों में 600 अतिरिक्त किलो कैलोरी और बाद के 6 महीनों में 520 अतिरिक्त किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे नोट डाउन कर ले। ठीक है। फिर प्रोटीन। देखिए क्या होता है, दूध की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो क्या देखिए, फीडिंग के लिए क्या होता है, जो प्रोटीन की इसमें क्या दूध की उत्पत्ति के लिए प्रोटीन की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है। यह आवश्यकता उन दिनों में सबसे अधिक होती है जब फीडिंग सर्वाधिक हो रही हो। ठीक है। जब बच्चा दूध ज़्यादा पी रहा हो। ठीक है। माता के आहार में उत्तम प्रोटीन का होना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, माता के जो खाना है, आहार है, उसमें एक अच्छा प्रोटीन का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। इसकी पूर्ति के लिए दूध और दूध से बने वस्तुएं, मिश्रित अनाज, दालें, मूंगफली, अंडा, मांस, मछली आदि आहार में शामिल किया जाना चाहिए। तो इससे हमें प्रोटीन मिलेगा। फिर कैल्शियम और फास्फोरस। देखिए, फीडिंग में कैल्शियम व फास्फोरस की आवश्यकता काफ़ी बढ़ जाती है। आहार में इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए ताकि खनिज दूध में पर्याप्त मात्रा में स्रावित हो सके। ठीक है। फीडिंग में दूध की उत्पत्ति के लिए माता के शरीर में कैल्शियम का भंडार गर्भावस्था में संग्रहित हो जाना चाहिए, नहीं तो इसकी कमी को बाद में पूरा करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है। आहार में इसके अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूध व दूध से बने पदार्थों का होना बहुत आवश्यक है। यदि भोजन में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी हो तो फास्फोरस की कमी नहीं रहती है। यदि माता के शरीर में कैल्शियम संग्रहित ना हो, वह आहार भी कैल्शियम युक्त ना हो, तो भी माता के दूध की कैल्शियम की मात्रा कम नहीं होती है। ठीक है। उस कमी को पूरा करने के लिए माता के शरीर की अस्थियों व दांतों, ठीक है, माता के शरीर की अस्थियों और दांतों से कैल्शियम दूध में स्रावित होता है। ठीक है। जिससे वह कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। फिर है आपका लोहा। तो दूध जो है लोहा का अच्छा स्रोत नहीं है। जो दूध है वो लोहे का, आयरन का अच्छा स्रोत नहीं है। माता को लोहा अधिक देने से बच्चे को अतिरिक्त लोहा नहीं मिलता। ये नहीं कि माता को अतिरिक्त लोहा दे, आयरन दे तो बच्चों को भी अतिरिक्त आयरन मिलेगा, नहीं। माता के अपने स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में लोहा, आयरन लेना आवश्यक है। इसकी पूर्ति के लिए आहार में हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है,
अंडे, चोकर सहित आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर विटामिन में विटामिन ए देख लेते हैं, ठीक है। तो माता के दूध में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है। ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा कि माता के दूध में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, स्रावित होता है। इसलिए फीडिंग में इस विटामिन का आवश्यकता बढ़ जाती है। तो फीडिंग में क्या होती है, जो विटामिन ए है तो इसकी क्या होती है, आवश्यकता बढ़ जाती है। यदि इसकी कमी हो तो बच्चे में भी नेत्र संबंधी रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सबको पता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो बच्चे में नेत्र संबंधी रोग की जो संभावना है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आहार में हरे गहरे पीले रंग के फल व सब्जियां, मछली, अंडे अधिक मात्रा में लेने चाहिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो फीडिंग वाली स्त्री है तो उसे आहार में हरे गहरे पीले रंग के फल व सब्जियां, मछली, अंडे आदि अधिक मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। बी वर्ग के विटामिनों की आवश्यकता कैलोरी के अनुपात में बढ़ जाती है। और जो बी वर्ग के विटामिनों की आवश्यकता क्या होती है, कैलोरी के अनुपात में बढ़ जाती है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि बी वर्ग के विटामिनों की आवश्यकता कैलोरी के अनुपात में बढ़ जाती है। फिर विटामिन सी, तो फीडिंग में विटामिन सी की मात्रा आवश्यकता समान, ठीक है, आवश्यकता से दुगनी हो जाती है। तो क्या होता है, फीडिंग की अवस्था में विटामिन सी की जो आवश्यकता होती है वो समान अवस्था से दुगनी हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में खाना में लेना चाहिए। तो नोट डाउन कर लीजिए ये बात को कि फीडिंग के समय विटामिन सी की मात्रा, ठीक है, मात्रा की आवश्यकता समान आवश्यकता से दुगनी हो जाती है। इसलिए विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, फीडिंग के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है। जिसमें से पहला ये आता है कि फीडिंग में किसी भी विशेष खाद्य पदार्थों को भोजन में मनाही नहीं होती। ये नहीं है कि आप फीडिंग करा रहे तो कोई खाद्य पदार्थ है आपको नहीं खाना, नहीं। परंतु माँ को ऐसा लगता है कि किसी विशेष खाद्य पदार्थ से शिशु को असुविधा होती है तो उसे आहार में लेना बंद कर दें। पर एक माँ जानती कि क्या खाने से उसके बच्चे को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। अगर उसे लगता है कि ये खाने से मेरे शिशु को, फीडिंग करने से मेरे शिशु को दिक्कत होगी तो वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो वो माँ अपने आप खुद ही एहसास करती है, ठीक है। बहुत तीखा, चटपटा, मसालेदार व विशिष्ट सुगंध वाले खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो फीडिंग वाली स्त्री है तो उसे शराब व नशीली दवाएं नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो जो फीडिंग करा रही है उस महिला को शराब या नशीली पदार्थ या दवाइयों का प्रयोग या सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पे, ठीक है। यदि माँ को कोई दवाई लेनी पड़ी तो डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए। अब क्या है, फीडिंग के टाइम अगर कोई दवा लेनी है तो ये नहीं बिना पूछे ले लिया, नहीं। एक बार आप जाइए डॉक्टर के पास, सलाह लीजिए कि ये दवा ले सकते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आप फीडिंग करा रहे हो तो आपका बेबी है तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आप पर निर्भर है उस समय, ठीक है, अपने भोजन के लिए। तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। इससे आप दो लोग का ध्यान रखने वाला हो गया, आप खुद का और साथ में अपने बेबी का भी, ठीक है। तो जल व तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। माँ को विश्राम देना चाहिए, क्योंकि तनावग्रस्त होकर मानसिक या शारीरिक रूप से थकावट में स्तनपान नहीं कराना चाहिए। जब भी बच्चे को स्तनपान कराइए या फीडिंग कराइए, रिलैक्स हो के शांत मन से कराइए, ठीक है। फीडिंग कराने वाली महिला यदि गंभीर बीमारी जैसे तपेदिक, हृदय रोग, गुर्दे या मानसिक विसंगतियों से पीड़ित है तो इस शिशु को फीडिंग नहीं करानी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करें। कमेंट में जरूर बताया करें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं वो टॉपिक जरूर लाऊंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ, RDA टेबल जरूर पढ़ लीजिएगा। RDA टेबल में सब कुछ दिया रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप TGT, PGT या नेट के स्टूडेंट हैं तो RDA टेबल आप लोग जरूर पढ़ा करिए।
तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।